अस्सलाम बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में यंग डबल स्लिट का बेटा एक्सपेरिमेंट जो है वो कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। इसके साथ साथ हमने जो है वो माइका सेंटर फेरोमीटर के भी सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर हमने न्यूमेरिकल नंबर 10 तक सारे कर लिए। 10 तक कर रहे थे। ठीक है बेटा, अब आज जो है मैं आपको डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऑफ लाइट और डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे, ये दोनों हम आज कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको न्यूटन रिंग्स पढ़ाऊँगा। हालांकि पहले न्यूटन रिंग्स आता है टॉपिक, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अच्छा जी, तो ये इसके फार्मूले हैं। तो पहले बेटा हम डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग पढ़ रहे हैं। तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग या डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग बेटा हमारे पास एक ऑप्टिकल डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट है। डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा जो कि प्लास्टिक या ग्लास का मटेरियल हो, जैसे डिस्पर्सिव मीडियम कहा जाता है इन्हें। ये जो वर्ड है, हम बात कर रहे हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की। तो डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेटा हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी डिस्पर्सिव मीडियम की। डिस्पर्सिव मीडियम हम किसे कहेंगे, यानी कि एक आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास जो होता है प्रिज्म, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में भी आपके प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट हैं जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते हैं। तो प्रिज्म में जब वाइट लाइट आती है तो ये क्या करता है, वाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है और यहाँ आ जाती है। रेड लाइट जो है वो थोड़ा कम बैंड होती है और यहाँ आ जाती है। तो यहाँ 7 कलर्स बन रहे होते हैं, VIBGYOR। तो R फॉर रेड होता है, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो और V फॉर वॉयलेट। तो प्रिज्म एक डिस्पर्सिव मीडियम है, क्या करता है, लाइट को ब्रेक कर देता है। लाइट को, वाइट लाइट को किस में तोड़ देता है, उनके 7 कलर्स में तोड़ देता है। ये वाइट लाइट थी मान लीजिए। तो प्रिज्म में से अगर मैं एक सिंगल कलर की लाइट गुजारूं, सिर्फ रेड लाइट, तो बेटा ये रेड लाइट को नहीं तोड़ सकता, रेड लाइट ऐसे ही गुजर जाएगी इसमें से। तो प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर है या डिस्पर्जन की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक लाइट को मज़ीद ब्रेक कर दें, लाइट को बेंड कर दें। तो उसके लिए जो बेटा हमें एक मटेरियल बनाना पड़ता है, वो हम कहते हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, एक प्लास्टिक की प्लेट है, इसके ऊपर डायमंड टूल से लाइंस मार्क की जाती हैं और इतनी सारी लाइंस होती हैं कि मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर में तकरीबन 40 लाइंस होंगी और 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 400 लाइंस रूल कर रही होंगी। तो जब इतनी बारीक डिवाइस में से लाइट गुजरती है तो वो मज़ीद स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। यानी रेड लाइट के अंदर भी 2 वेवलेंथ पाई जाती है बेटा। ये बात हमें कौन बताती है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग बताती है। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डाइफ्रैक्ट का मतलब तोड़ देना, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो प्रिज्म भी एक डायफ्रैक्टिंग डिवाइस है या डिस्पर्सिव मीडियम है, लेकिन प्रिज्म की रिजॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। यानी जो हमारे पास लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ अराउंड जहाँ तक हो 600 एंगस्ट्रॉम या 700 एंगस्ट्रॉम, इस लाइट को ये आराम से ब्रेक कर सकती है, बेंड करा सकती है। तो ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग आपको समझ में आया कि डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है।
सर तो ये जो रेड कलर स्प्लिट होता है तो वो डिफरेंट कलर्स में होता है? मतलब वो दो ही रेड कलर होते हैं कि उसमें दो वेवलेंथ पाई जा रही होती है। मिसाल का मतलब ये है कि रेड लाइट के जो आपको स्क्रीन पर वो मिलेगी ना, स्क्रीन के ऊपर आपको जो लाइंस मिलेंगी वो दो लाइनें नज़र आएंगी ब्राइट, उनमें गैप होगा। तो इसकी वेवलेंथ अगर मान लीजिए 580 आ रही है एंगस्ट्रॉम, तो उसकी आ रही होगी 5850 आ रही होगी। इतना फ़र्क होगा, बहुत ही माइन्यूट सा। तो इतना माइन्यूट डिफरेंस प्रिज्म हमें नहीं दे सकता। कौन दे सकती है? डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग दे सकती है। तो ये बात समझ में आ गई कि डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है। मैंने आपको पहले डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग बता दी। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है? लाइट को तोड़ना। साउंड को भी हम डायफ्रैक्ट करते हैं, अपने हाथ रखते हैं ना यूँ करके, और फिर आवाज़ लगाते हैं किसी को मुंह के करीब करके, आवाज़ फैल के जाती है, तो हमारी आवाज़ भी क्या हो जाती है? डायफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये एक नाइफ़ है, इसकी जो नीडल है वो बहुत ही शार्प है, और ये स्क्रीन है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ये लाइट आ रही है। तो क्या लगता है आपको, इसका शेडो बनेगा इसके ऊपर? ऐसी बात है, लाइट इससे रोकेगी, उसका शेडो बनेगा। तो शेडो यहाँ बनना चाहिए था ना, लेकिन शेडो कहाँ से बनता है? शेडो यहाँ से बनता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये क्या हुआ कि हमने जब लाइट को किसी शार्प पॉइंट से गुजारा, इतना बारीक पॉइंट था कि तकरीबन लाइट की तकरीबन एक्सपोनेंट लाइट की वेवलेंथ के बराबर। इसकी वो भी देख लेते हैं हम थ्योरी। तो कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी इसकी जो शार्पनेस है ना इतनी बारीक है, जैसे ब्लेड की शार्पनेस होती है। ब्लेड होता है ना, ब्लेड की शार्पनेस कितनी बारीक होती है। उससे हुआ क्या कि लाइट यहाँ पर आकर जो है वो शेडो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ तक पहुँच गई। तो लाइट क्या हो गई? बैंड हो गई। तो ये जो बैंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड एनी शार्प एज या कॉर्नर, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि उसूलन लाइट को बेटा सीधा आना था, लेकिन क्या हुआ? लाइट यहाँ तक आ गई। लाइट क्या हो गई? अपने ओरिजिनल ट्रैक से क्या हो गई? बैंड हो गई। दिस बैंडिंग ऑफ लाइट या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेड हो गई, फैल गई ना, यहाँ से इधर आ गई। ऊपर तो थी, और यानी इतना रीजन पे आना था, और लाइट इतने रीजन पे आ गई। तो लाइट यहाँ पे क्या हो गई? बैंड हो गई। तो दिस बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी शार्प एज और कॉर्नर इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बात? तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट का किसी शार्प पॉइंट, शार्प एज से टकरा कर बैंड हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साउंड को डायफ्रैक्ट कराने के लिए हमारे हाथ काफ़ी हैं। हमारे हाथों को हम इतना करीब करके बोलेंगे साउंड फैल जाएगी, लेकिन लाइट मेरे हाथों से नहीं कट पाएगी। मेरे हाथों की जो ये उंगलियां हैं इतनी शार्प नहीं है। हाँ, लाइट को अगर मैं ब्लेड पे स्ट्राइक कराऊंगा तो लाइट वहाँ से कट जाएगी, क्योंकि उसकी ब्लेड की जो शार्पनेस होती है वो तकरीबन लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है, थिकनेस के बराबर होती है। तो लाइट उससे स्लिप हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग के कॉर्नर से, फर्नीचर से, टेबल से बैंड नहीं हो सकती। लेकिन साउंड जो है वो दीवार से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, दीवार के कोने से भी बैंड हो जाती है, और हमारे हाथ में रखने से भी क्या हो जाती है? साउंड फैल जाती है। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया आपको कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी शार्प एज और कॉर्नर इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? जी सर। ठीक है।
अब डायफ्रैक्शन कराने के लिए बेटा हमें जो डिवाइस चाहिए होती है, हम हर जगह तो हम छुरी या ब्लेड तो नहीं रखेंगे ना, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें इतनी करीब करीब स्लिट्स, ये समझ लीजिए स्लिट्स ही हैं, लेकिन इन स्लिट्स के दरमियान का फासला इतना कम होता है। और ये कैसे बनाया जाता है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिवाइस कैसे बनाई जाती है। हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ग्लास मटेरियल प्लेट ले ली हमने प्लास्टिक की, इसके ऊपर डायमंड टूल से बहुत बारीक बारीक लाइनें मारते हैं। तो जहाँ बेटा मैं लाइन मारूंगा ना, वो चकला कहलाएगी खुरदुरी सी, रफ़ कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, रफ़ कहलाएगी। लेकिन इसके बीच में जो साफ़ सुथरी जगह है, जहाँ शीशा मौजूद है, मिरर मतलब वो मौजूद है, ग्लास मौजूद है, इन दो एजेस के दरमियान में से लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्लियर हुई बात। तो ये डिवाइस हमारी कहलाती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब इसके ज़रा नोट्स देख लीजिए कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सबसे पहले लिखाया गया है, एक डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट है जो कंसिस्ट करता है गिलास या प्लास्टिक सरफेस का, जिसके ऊपर 1000 पैरेलल लाइंस क्या कर रही होती हैं, रूल कर रही होती हैं। ठीक है, उसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो डिवाइस है जिससे लाइट को हम डायफ्रैक्ट कराते हैं। तो ब्लेड भी एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, नाइफ का एज भी एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, प्रिज्म भी एक है ग्रेटिंग, लेकिन प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सीरीज ऑफ लार्ज पैरेलल स्लिट्स। ये देखें यंग डबल स्लिट से मिल रही है। यंग डबल स्लिट में हमारे पास 2 स्लिट्स थी ना, तो अगर हम बहुत सारी स्लिट्स को आपस में मर्ज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो डिवाइस बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? जी सर। अब डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है इसको देख लीजिए कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ बेसिकली व्हाट, कि द स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड एनी ऑब्स्टिकल, मतलब रुकावट, शार्प एज या कॉर्नर या वेरी स्मॉल ओपनिंग। और वो ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि तकरीबन एक्सपोनेंट -10 मीटर के अराउंड होनी चाहिए। तो वहाँ से लाइट आराम से क्या हो जाती है बेटा, बैंड हो जाती है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कि उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए। हाँ सर, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो आपने डिवाइस, मतलब जो आपने पैरेलल लाइंस वाली बात बताई थी, वो तो फिर से बताइएगा। मतलब लाइक वो तो जैसे लाइट आपने बोला कि वो तो मतलब जैसे कोई शार्प सरफेस है उससे गुजरती है ना। लेकिन बताता हूँ तो उसमें ये देखें, पहले तो इसको देख लीजिए कि लाइट डायफ्रैक्ट कैसे है। ये पानी की वेव्स को डायफ्रैक्ट करा के दिखाया जा रहा है। ये 2 रुकावटें बनी हुई है, पानी आ रहा है यहाँ से। When a wave passes through a wall with 2 holes, a striped interference pattern is created. These waves have the ability to interfere with each other. ठीक है, देख रही पानी की वेव कैसे यहाँ टूट रही हैं और इस पॉइंट से नई सोर्स बन रही है। जी सर, जी सर, ये वही हाइजेंस प्रिंसिपल वाली। ठीक है, मैं आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखाता हूँ। देखिए बेटा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस तरह की होती है डिवाइस की।
देखिए जब इसमें से लाइट गुजरती है तो हमें इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। और ये होती कैसी डिवाइस रियल लाइफ में, ये देखें इस तरह की होती है। इस ग्लास के ऊपर बहुत सारी लाइंस क्या हुई होती है, मार्क हुई होती है। ये देखेंगे, ये क्या का ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस हमने क्या की हुई होती हैं कि इसके ऊपर अगर आप फिंगर फेर के देखेंगी तो आपको लगेगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, लेकिन बहुत सारी इसमें खुरदुरापन भी होता है और इसमें बहुत सारी लाइंस तरह से वो कर रही होती है। देखिए कितनी सारी स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स हैं, ये डबल स्लिट नहीं है, ये बहुत सारी स्लिट्स बनाई हुई हमने। तो जहाँ पे बेटा हम ब्लेड मारते हैं ना वो जगह खुरदुरी हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद स्पेस होता है, फिर हम ब्लेड मार देते हैं, वो जगह खुरदुरी हो जाती है। तो उन दोनों ब्लेड वाली जगहों के बीच की जगह जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और वो इतनी बारीक होती है ग्लास में से जब लाइट गुजरती है उसमें से तो लाइट आराम से बेंड हो जाती है, टूट जाती है। इसी मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ से लाइट सिंगल लाइट रे गुजारी, आगे जाके वो दो में टूट गई। स्क्रीन पर देख रही हैं आप, पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी सर। तो ये डायफ्रैक्शन हमारे पास डिवाइस होती है। देख रहे क्या सर इस तरह से, ये तो खैर डिफ्यूज़ है। तो ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है डिवाइस। ये देखें ये होती है, कितनी लाइंस रूल कर रही हैं इसमें, 100 लाइंस पर मिलीमीटर, बिल्कुल ग्लास की तरह होती है प्लेट, ये स्मूथ। लेकिन जब इसमें से लाइट गुजरती है तो इसमें से अगर हम सिंगल कलर की लाइट भी गुजारेंगे ये उसको भी स्प्लिट कर देती है। क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा, जब डायफ्रैक्शन के हम वो देख लेते हैं कि डायफ्रैक्शन के हमारे पास जो मैकेनिज़्म हो रहा होता है, ये भी देखें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैकेनिज़्म हो रहा है। देखें यहाँ पे ये स्लिट्स को कम करते आ रहे हैं इन्होंने। स्लिट्स जो है ना वो तार या थ्रेड की फॉर्म में बनाई हुई हैं कि जब लाइट गुजर रही है यहाँ से तो वो टूट रही है। तो जैसे जैसे देखें बेटा, अभी ये पॉइंट देखें 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अभी ये स्लिट्स को कम करते आ रहे हैं। तो देखें पॉइंट देखें जैसे ही इन्होंने कितनी स्लिट कर दी, 2 या 3, तो लाइट कितना फैल गई, पैटर्न कितना वैसा हो गया धुंधला। और जब ज़्यादा स्लिट्स थी तो रेजोल्यूशन कितनी अच्छी नज़र आ रही थी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइंस रूल करेंगी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, जितनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर होगी उतना ही उस लाइट के बेंडिंग या ब्रेकिंग रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा? जी सर। और जब इन्होंने सब हटा दिया तो देखें लेज़र का सिर्फ एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपको उसके, सारे वायर हटा दिए तो लेज़र पॉइंट नज़र आ रहा है। एक भी तार था तो भी लाइट फैली। तो ये जो लाइट का फैलना है या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है व्हेन पासिंग थ्रू दिस स्लिट्स हैविंग मैनी स्लिट्स, जिसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, इसी मैकेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, जैसे ये ला रहे हैं ब्लेड्स लेके आए, लाइट देखें कितनी टूट गई, बैंड्स हो गई। ये बोला है ये नट, इसमें से भी जो इसमें थ्रेड्स होते हैं कितने करीब करीब होते हैं। तो देखें लाइट यहाँ से भी डायफ्रैक्ट हो रही है।
एक सिंगल पॉइंट देखिए सीरीज़ ऑफ पैटर्न में, जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव और फिर बीच में लाइट गायब है, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर लाइट गायब है, पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यही मैकेनिज़्म लाइट का जो है वेव नेचर कहलाता है। ठीक है, अच्छा है मैकेनिज़्म। आयशा, अगर इस साल प्रोजेक्ट हो तो आप डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये प्रोजेक्ट में कर सकती हैं। ये विनिंग वो होता है टॉपिक, लाइट को कोई चले सर, ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इन पे जो करके दिखाया ना बच्चा, उसको तो आंखें बंद करके टीचर दे देते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक डार्क बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें लाइट आपको अच्छी शार्प नज़र आए, क्योंकि पूरे आप माहौल में अगर आप करेंगे तो वहाँ तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं नज़र आएंगे। बस एक लेज़र लाइट चाहिए होगी आपको। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो इसको ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर में आप लोग का हो तो उसको ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, ठीक है जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया काफ़ी हद तक। जी सर। अच्छा जी, इसका टाइटल पेज कहाँ है? मैंने एक लेक्चर जो है वो ऑनलाइन पब्लिक कर दिया था, तो 35-40 बच्चों ने देख लिया। जी सर, वो सब यही बोल रहे थे कि सर का बहुत समझ में आ रहा है। और ये बताओ, मैं आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको मेरे समझ में 70% 50% भी एनर्जी नहीं है। लेकिन अब बेटा ऑनलाइन ही चल रही है हर जगह चीज़ें। तो ये नेचर ऑफ फ्रंट पेज है, ये यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा, और ये डायफ्रैक्शन का है। देखिए बटरफ्लाई का भी जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होता है, तो बटरफ्लाई के थ्रेड पे भी कितने सारे पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहे होते हैं। एक बटरफ्लाई, किसी भी चीज़ का नज़र आना, खूबसूरत कलर्स का नज़र आना, ये सब हमारे पास लाइट की डायफ्रैक्शन हो रही होती है। डीवीडी देखी होगी आपने, डीवीडी सीडी को उल्टा करो तो कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहे होते हैं लाइट के। जी सर। वो भी लाइट के डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही। यहाँ तक कि जो डीवीडीज़ में डेटा भी स्टोर कराया जाता है तो वो लाइट की फॉर्म में ही कराया जाता है। ठीक है जी, चलें अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये तो बहरहाल बेटा मैंने आपको बता दिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी शार्प ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग समझ में आ गया बेटा। तो हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ा था कि दो स्लिट्स के दरमियान के फासले को बेटा हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। दो स्लिट्स के दरमियान के फासले को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। उसका नाम वहाँ पे था स्लिट सेपरेशन। तो बेटा यहाँ पे भी तो स्लिट्स ही चल रही हैं, इन दो स्लिट्स के दरमियान के फासले को हम भी डी कहेंगे, लेकिन इस डी का नाम यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटिंग कांस्टेंट और ग्रेटिंग एलिमेंट। ये फ़र्क याद रहेगा। ये डी का नाम हर टॉपिक में बदल जाएगा। डी का नाम यंग डबल स्लिट में स्लिट सेपरेशन था, डी का नाम उसमें माइकलसन में डिस्टेंस मूव बाय स्फेरोमीटर था, डी का नाम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या है? ग्रेटिंग कांस्टेंट। और अभी एक चौथा टॉपिक आएगा, वहाँ पे भी डी का नाम एक और नया हो जाएगा। ये बात याद रहेगी? जी सर। तो एग्जाम में बेटा ये डेफिनेशन आती है कि डिफाइन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट बेटा किसे कहते हैं? कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइंस या स्लिट ऑन ग्रेटिंग इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। दो लाइनों के दरमियान का फासला जो है किसमें? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये बात याद रहेगी जी। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? कि डी बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस ऑन स्लिट्स ऑन दिस लेंथ। यानी कि भाई अगर मैं ग्रेटिंग निकालना चाह रहा हूँ तो बेटा मैं क्या होऊंगा? डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन रूल। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ इसकी जो इसमें कितनी लाइंस रूल कर रही हैं? इसमें रूल कर रही हैं 400 लाइनें।
और कितनी जगह पे कर रही हैं, 1 सेंटीमीटर में कर रही हैं। 400 लाइन्स है 1 सेंटीमीटर में, तो डी कैसे निकालेंगे आपके 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 400, तो आपको डी मिल जाएगा। ये चीज़ आपको बेहतरीन जो है वो न्यूमेरिकल में समझ में आएगी, अभी फ़िलहाल ये नहीं आएगी इतनी समझ में। फ़िलहाल ग्रेटिंग कांस्टेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट समझ में आ गया जी, वो तो आ गया। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया बेटा शार्प एज से। जी जी सर। और तो वीडियो नहीं देखनी इसमें। ये भी देखें यंग डबल स्लिट हो रहा है। अच्छा, डायफ्रैक्शन के पैटर्न में और यंग डबल स्लिट के पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डायफ्रैक्शन के पैटर्न में सेंटर वाला पैटर्न हमेशा ज़्यादा ब्राइट होता है, उसके बाद देख रही हैं आप दूर होते होते कम होते जा रहे हैं। यंग डबल स्लिट में क्या आता है, जितने भी पैटर्न बनेंगे सबकी थिकनेस सेम होती है, लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में थिकनेस सेम नहीं होती। ये इनका सबसे पहला डिफरेंस है बेटा। यहाँ देखें इनकी थिकनेस तकरीबन सेम है, मोटाई, लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में थिकनेस सेम नहीं होती। ये ब्लेड से करके दिखाना है, देखें बेटा आप ब्लेड से भी कर सकती हैं डायफ्रैक्शन का मैकेनिज्म, एक्सपेरिमेंट जब करेंगे प्रोजेक्ट। 2 ब्लेड लगाए, उनको बिल्कुल करीब कर दिया आपस में, और फिर जब उसमें से लाइट गुजारी, लाइट का पैटर्न बन जाएगा। है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छा सा करके करेगा तो करूँ तो मैं एक डब्बे में बॉक्स टाइप में करके करूँ, ज़्यादा अच्छा वो आएगा। सामान आसान लगेगा, लेकिन शो ये करेगा मुश्किल सामान। बंदा जो पैटर्न बना रहा है ना, ये रोशनी में बना रहा है, कहीं अंधेरे में बनाए तो बहुत खूबसूरत पैटर्न नज़र आएगा आपको। और उसके पास करीब में अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाएंगे तो वो और ज़्यादा ऑब्वियस होकर नज़र आएगा। कॉन्वेक्स लेंस बड़े उसका, ये अगर चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस रख के दिखाता ना तो मैं अच्छा है पैटर्न, लेकिन ये दूर से ले रहा है, इसके करीब जाके कैमरे से नहीं बना रहा। ठीक है, तो लाइट देखें कितनी फैल गई, तो ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। चलिए जी, ठीक है सर। अब आते हैं इसके हम डेरिवेशन पे। तो बेटा ये इसकी डायग्राम है, यहाँ देखें काफ़ी सारी 1 2 3 4 5 6 7 स्लिट्स लगी हुई हैं, और अब हम हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। देखिए हमने पॉइंट पी पे कौन सा इंटरफेरेंस ले लिया, कंस्ट्रक्टिव, और उसी के हिसाब से हमने सवाल को हल कर दिया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि एम एन हमारे पास क्या है, सेक्शन है प्लेन ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेटिंग, जहाँ पे स्लिट्स लगी हुई हैं बहुत सारी प्लेन, और इनकी जो विड्थ है ए एंड प्लस बी। ठीक है, ए हमारे पास कौन सा रीजन है, ए हमारे पास स्लिट का रीजन है, बी हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे हमने ब्लेड मारा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब हम इसकी बेटा इक्वेशन कर रहे हैं ड्राइव। इक्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो बेटा हमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ये देखें, ये
ये काफ़ी सारी स्लिट्स हैं। इस रीजन को हम ए कह रहे हैं जो कि मतलब प्लेन है, और ये वो रीजन है, ये बी कहला रहा है। और इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का फासला हमारे पास क्या कहलाता है, डी। तो यहाँ डी बराबर हो जाता है किसके, ए प्लस बी के। ए कौन सा रीजन है, जहाँ स्लिट बनी हुई है, यानी कि ये मैंने जो इस पर डायमंड टूल से लाइन मारी ना, ये जगह ख़राब हो गई, फिर यहाँ लाइन मारी, जगह ख़राब हो गई। तो ये वाला रीजन ए है, और ये जो ख़राब हुआ हुआ रीजन है ये क्या है, बी है। इन दोनों के दरमियान जो सही रीजन है ए वाला, जहाँ पे शीशा बिल्कुल, गिलास बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उस पर कोई खुरदरापन नहीं आया हुआ है, वहाँ से लाइट डिफेक्ट होती है। तो डी हमारे पास दो स्लिट्स के दरमियान का फासला होता है। तो भाई ये और ये स्लिट दूसरी आ गई, इनके दरमियान के फासले को हम कैसे मानेंगे कि ये बराबर होगा डी ए प्लस बी के। ठीक है जी, ये हमने स्क्रीन लगाया हुआ है। तो यहाँ से लाइट आ रही है, अब ये लाइट आई, जाना सीधा था, बैंड हो गया। अब बेटा बुक में हमारे नीचे बैंड हुआ हुआ है, मैं इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर बैंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये यूँ हो गई बैंड, ये भी यूँ हो गई बैंड, ये भी यूँ हो गई, लाइट आई यूँ, ये देखें लाइट आ यूँ रही है और यूँ चली गई, ये भी यूँ चली गई, ये भी आई लाइट, यूँ चली गई, यूँ चली गई। इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, नीचे भी जा रही होगी, मैं चाहूँ तो यूँ भी कर सकता हूँ कि यहाँ चली गई, हर तरफ जा रही होगी। मुझे कोई एक ड्रॉ करनी है ताकि मेरा काम, मेरी डायग्राम ज़्यादा मुश्किल ना लगे। ठीक है जी, फिर क्या हुआ कि हमें जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना, सेंटर पे जो है बहुत ही डार्क पैटर्न बना लाइट का। इसका पैटर्न यूँ बनता है, सेंटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, फिर वो थिन होते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पैटर्न कैसा बन रहा है, हर उसकी जो है बैंड स्पेसिंग डिफरेंट है, सेम नहीं है। फिर बेटा हम क्या करते हैं, हमारा काम आसान करता है, हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जो इन सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, मर्ज कर देते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम ही क्या होता है, लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देना, जमा कर देना, और ये पॉइंट हम मानते हैं ब्राइट, और उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब अगेन हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस। तो बेटा ये फासला भी डी है, ये फासला भी डी है, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये जो बैंड हो रही है इस एंगल को हम क्या करें, एंगल थीटा। ये भी कितना एंगल थीटा है, ये भी कितना एंगल थीटा है। तो मुझे इसकी बात करनी है। अब आप कहें सर आप यहाँ से क्यों निकाल लें, आप इससे निकाल लें, इससे भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं इससे निकाल रहा हूँ। तो ये वाली जगह कितनी आ जाएगी बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों रेस के दरमियान ये डिस्टेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कहलाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। आप यानी सर आप यहाँ से निकाल के दिखाएं, तो बेटा यहाँ से निकाल लें, यहाँ से भी कितना आएगा डिस्टेंस, अगर 90 है, डी साइन थीटा। यानी आप किसी भी स्लिट से निकाल लें। ये भी कितना आएगा, डी साइन थीटा, इससे निकाल लें तो बेटा ये भी कितना आएगा, डी साइन थीटा। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे यंग डबल स्लिट। तो ये हमारे पास, ये जगह डी है, ये वाली जगह ये है, हमें ये निकालना है, तो ये जगह क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। हम इस पर काफ़ी से काम कर चुके हैं,
तो अब दोबारा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, डी साइन थीटा आ रहा है, देख लीजिए इसको। किसी से भी निकाल सकते हैं आप, ए से बी से निकाल लें, बी और सी से निकाल लें, सी और डी से निकाल लें, डी और ई से निकाल लें, या ई और एफ से निकाल लें, सबका कितना आएगा बेटा, सेम आएगा। ए से लेकर एफ से भी निकाल सकता हूँ मैं, पता है आपको, क्लियर है बात? सर ए से लेके एफ तक का भी सेम? हाँ, लेकिन वहाँ डी बढ़ जाएगा ना, डी कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 डी हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 डी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 डी साइन थीटा। तो 5 से 5 कट के भी कितना आ गया पार्ट डिफरेंस, डी साइन थीटा ही आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो आपको कुछ जगहों पे डायग्राम इस तरह से नज़र आएगी, वो भी देख लें। जब आपको वो सर पढ़ा रहे होंगे तो आपको डायग्राम ऐसी नज़र आएगी, तो उसे देख के घबरा मत जाएगा, डायग्राम एक ही है। बुक वाली डायग्राम नजर नहीं आ रही नहीं। देखें यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्क से जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग करा रहे हैं। देखिएगा, ऐसे बहुत अच्छे आपको एक्सपेरिमेंट नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, डायग्राम समझ में आ गई। सेंटर पे देखें, ये जो बनी ना वेव, ये बता रही है कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने यहाँ बताई कि ये इंटेंसिटी सेंटर पे ज़्यादा है, फिर कम और कम, बहुत कम, फिर गायब। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, ज़्यादा, कम, फिर यानी कि ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं। फिर ये थोड़ा लाइट इंटरफेरेंस है, फिर कोई नहीं, फिर ये और लाइट इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव। समझ में आई बात? जी सर। यानी कि रेड लाइट का मतलब ब्राइट, वाइट का मतलब नो इंटरफेरेंस, रेड का मतलब ब्राइट, वाइट का मतलब नो इंटरफेरेंस। तो बेटा ये आपके पास इसकी वर्किंग होती है कि पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा फॉल होती है, इट पासेस थ्रू स्लिट डायफ्रैक्ट ऑन द स्क्रीन अवे एंड देन emerging from grating going particular point on a screen consider parallel। फिर हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा के इन सारी रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पार्ट डिफरेंस थोड़ा कैलकुलेट किया है क्योंकि डेरिवेशन बहुत छोटी हो रही थी, तो आप भी थोड़ा सा काम करिएगा इस पर। ठीक है, सी, जी और बी के दरमियान कैलकुलेट किया है, तो थोड़ा सा ट्राइंगल ज़रा अच्छा नहीं बना हुआ, आप साफ़ सुथरा बना लीजिएगा जैसा मैंने बना के दिखाया। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। फिर आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है उसका पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा, एम लैम्डा। इस पूरे चैप्टर में आपको मैंने बताया कि सिर्फ हम चलते रहेंगे पार्ट डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पर, कि रास्ते का फ़र्क कितना आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव है तो एम लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव है तो एम प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है जी, फिर हमने बेटा इसको एम लैम्डा के बराबर रख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग। ये पूछ रहे हैं कि सेंटर पे मैक्सिमम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, 0। रीज़न आ गया वो वाला? जी सर। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक तो बात सही चल रही थी, कोई मसला नहीं था, सारी लाइटों को हम निकालते जा रहे थे। इसके बाद मसला आ गया एक्सरे का, क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो आम लाइट से भी कम होती है। तो फिर एक्सरे को अब कैसे डायफ्रैक्ट कराया जाए, एक्सरे की हम कैसे स्पेक्ट्रम देखें, उसका पैटर्न कैसे देखें स्क्रीन के ऊपर।
ये बड़ा मसला आ गया। देखें यहाँ से गुजारने के बाद स्क्रीन पे इनका पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है इस तरह से। इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जो इनके हम लाइट के हर मटेरियल को जलाने के बाद उसका हम पैटर्न देखें ना। जैसे बेटा सूरज में ज़्यादा कौन सी गैस है हमें नहीं पता, हम सूरज पे कोई थर्मामीटर लेके नहीं गया है। सूरज से आने वाली लाइट हमें बता देती है कि सूरज में कौन सी ज़्यादा चीज़ गैस जल रही है। हम गैसेस की स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि अच्छा भाई ये गैस की स्पेक्ट्रम ये है। अगर येलो लाइट आ रही है तो उसका मतलब सोडियम मटेरियल जल रहा है कहीं। तो इस तरह से चेक की जाती है, स्पेक्ट्रम इस तरह नज़र आ रही होती है, देखिए ना। अच्छा जी, तो यहाँ बेटा एक्सरे में मसला आ गया कि एक्सरे को कैसे डायफ्रैक्ट कराया जाए। अब इसकी तरह मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको कहानी कि डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे को जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारा गया तो वो तो ऐसे ही गुजर गई, बैंड ही नहीं हुई। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन में मसला आ गया। क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये मान लीजिए जैसे ये एक जगह है, जैसे बेटा आपसे मैं कहूँ कि बेटा ये स्केल है आपके पास, इसमें ये 0 है और ये डिस्टेंस है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं आपको इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नापने के लिए दूं तो आप तो उसको मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट दे दूं तो आप कहेंगे सर मैं इसको कैसे मेजर करूं, इस पे तो इसका स्केल ही नहीं आ रहा। तो वही बात है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से ये ग्रेटिंग है हमारे पास, आम लाइट जब गुजरती है तो वो थिक होती है लाइट, वो इसमें से फंसती भी जाती है तो कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इसमें से हम एक्सरे को गुजारें, एक्सरे तो यूँ गुजर जाएगी, इसमें से बारीक होती है बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि एक्सरे पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कोई फ़र्क आएगा? एक्सरे बैंड नहीं होगी। अब एक्सरे को हम किससे बैंड कराएं? प्रिज्म तो बिल्कुल उसके लिए बेकार है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी काम नहीं कर रही। अब एक्सरे के लिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहाँ से लेके आए? ये बात समझ में आई कि एक्सरे आर नॉट डायफ्रैक्टेड बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी लेस कंपेरेबल टू दी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की वो बहुत छोटी होती है, किसके मुकाबले में? डी के मुकाबले में, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के मुकाबले में। तो बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से तो एक्सरे डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती, तो फिर किससे कराएं? तो फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स। आपने देखा होगा हाथों में से, हमारे गोश्त में से लाइट रे गुजर जाती है, लेकिन हमारी हड्डियों में से एक्सरे नहीं गुजर पाती, क्योंकि हमारी हड्डियाँ उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड यानी कि 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल की जो अरेंजमेंट होती है उनके एटम्स की, वो इतनी प्रॉपर होती है कि वो एक्सरे को डायफ्रैक्ट करा सकते हैं। उन एटम्स की अरेंजमेंट एक्सरे को डायफ्रैक्ट करा सकती है। ये बात समझ में आई बेटा कि एक्सरे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आम लाइट के लिए तो सही है, लेकिन एक्सरे के लिए बेकार है। तो एक्सरे के लिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिवाइस कहाँ से लाएं? तो वो पता चला कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वो मटेरियल जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। इसलिए लिखा हुआ है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। ये बात याद रहेगी जी? जी सर। ये रीज़न पूछा जाएगा कि वाई एक्सरे आर नॉट डायफ्रैक्टेड बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि उसकी वेवलेंथ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जो स्लिट्स हैं उनसे बहुत छोटी है, वो उसमें से आम से आर पार हो जाएंगे। भाई एक चीज़ तभी बेटा एक वो होगी ना फैलेगी
कि उसको वहाँ से वो फंसती हुई जा रही हो। अगर वो बिल्कुल स्मूथ निकल जाएगी तो उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर यहाँ से पानी जा रहा हो, जी पानी को कोई रुकावट नहीं मिल रही, पानी सीधा सीधा चला जाएगा। और पानी अगर इनसे एजिस से टकराता हुआ जाएगा तो वो कटेगा पानी, तो डायफ्रैक्ट होगा पानी भी। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे एक्स रेज आर डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेटा। तो मैं बस ये डायरेक्ट बताऊंगा, जल्दी से सवाल ही हो जाएगा। हमारा छोटा सा सवाल है, ये आता नहीं एग्जाम में, एमसीक्यू आता है इसके ऊपर कि व्हेन अ बीम ऑफ एक्स रे फॉल्स ऑन अ सॉलिड क्रिस्टल इट इज़ डायफ्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द एटम्स ऑफ एडजेसेंट प्लेन। ये एटम बने हुए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द डायफ्रैक्शन वेव आर कोहेरेंट देयरफॉर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। क्लियर हो गई बात? तो एक्स रे किससे डायफ्रैक्ट होती है बेटा? क्रिस्टल से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इन मटीरियल से। अच्छा जी, बस यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा? 2d साइन थीटा आ जाएगा, बस ये फ़र्क है। वैसे कितना आ जाता है हमारे पास d साइन थीटा, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा? 2d साइन थीटा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अगर मैं आपको पढ़ाता तो ये चैप्टर 9 10 8 बड़े आराम से 1 महीने में ही कवर करा देता मैं। अभी भी देख लें आप, वो चैप्टर 8 मैंने 10 लेक्चर्स में करा दिया, और पूरे आपको उसके 35 38 न्यूमेरिकल भी करा दिए। इतने न्यूमेरिकल तो मैं क्लास में भी नहीं कराता था। जी सर, क्लास में भी आप लाइक थोड़े थोड़े करवा देते हैं। हाँ, तो क्लास में बच्चे पढ़ाने का देते थे सही से। एक्स-रे डायफ्रैक्शन। अच्छा जी, एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। ठीक है जी, किससे होते हैं? बाय क्रिस्टल्स। तो बेटा क्रिस्टल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका जो अरेंजमेंट होती है 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं। तो ये देखें, 1 2, ये एटम्स हैं बेटा, किसके? सोडियम क्लोराइड के मान लें। इनकी ख़ास बात क्या होती है कि इनका ये फासला भी d होता है, ये फासला भी d होता है, और डायगोनल भी d होता है। और इनके इस फासले को जो d होता है, अब इस d का नाम हो जाएगा लैटिस कांस्टेंट। d का चौथा नाम आ गया भाई। d का पहला नाम आया था यंग डबल स्लिट में, क्या? स्लिट सेपरेशन, या फिर सेपरेशन बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। d का दूसरा नाम आया था माइकलसन में, डिस्टेंस मूव बाय स्फेरोमीटर। d का तीसरा नाम आया था हमारे पास अभी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट। d का चौथा नाम आ रहा है लैटिस कांस्टेंट या ग्रेटिंग कांस्टेंट। इन सारे नामों को एक दफ़ा लिख के याद कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा भाई कौन सी किस में कहा जा रहा है। ठीक है जी, इसको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ फॉर्मूले में। यहाँ देखें d को क्या कहा गया है? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, ये भी कहा जाता है। लैटिस कांस्टेंट, लैटिस स्पेसिंग भी कहा जाता है। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी। और यहाँ पे थीटा को ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, और ये 2d साइन थीटा जो m लैम्डा बनता है, इसको हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। अभी इस पे आते हैं बहरहाल। तो बेटा d के नाम पता चल गया आपको, 3 नाम है इसमें। यहाँ लैटिस कांस्टेंट, लैटिस स्पेसिंग भी कहते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट, और एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान फासला, एटॉमिक प्लेन्स डिस्टेंस। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया टॉपिक। सर मैंने आपको सर बताया था मैं कहीं आई नहीं हूँ, तो
आज अब क्या और करवा रहे हैं? बस ये वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा उसको अब उसकी लाइट रे का देख लेते हैं कि लाइट रेस पे कैसे आती हैं, यहाँ देख लेते हैं डायग्राम। ये 2 मिनट का है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्लास ऑफ करते हैं आज की। तो बेटा लाइट रे देख रहे हैं आप, एक ऊपर आई और इस वाले एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक लाइट रे जो है वो अंदर आ रही है और अंदर वाले इस एटम से आके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और हम इनके जिस एंगल पे ये गिर रही हैं इनको हम थीटा मान रहे हैं। तो वही हम यहाँ देख लेते हैं। एक लाइट रे यूँ चली गई, एक लाइट रे कहाँ आई, इसके पास आई और इससे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो 2 लाइट रेस हो गई, अभी आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं। अभी आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरफेरेंस का पैटर्न बना सकती हैं, इंटरफेयर कर। तो बेटा ये रे 1 है और ये रे 2 है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, डी होगा। तो इस डायग्राम को ज़रा मैं और साफ़ करके बना दूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि फिर हमें समझने में आसानी रहे। तो बेटा इस वाली रे और इनके दरमियान जो ये फासला है, इसको हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि हम इस वाली रे से यहाँ पर एक नॉर्मल गिरा देंगे, एक यहाँ पे नॉर्मल गिरा देंगे, ये 90। तो इनका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसको ज़रा मैं यहाँ बड़ा करके बता रहा हूँ कि ये रे यूँ चली गई और ये रे यूँ चली गई। तो हमने एक यहाँ पे नॉर्मल गिरा दिया, एक यहाँ पे नॉर्मल गिरा दिया। एक इधर नॉर्मल गिराया 90, एक इधर नॉर्मल गिरा दिया 90, और ये फासला कितना है, ये फासला डी के बराबर है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आप बताइए। मैं इस वाली रे ने कितना एडिशनल रास्ता तय किया है इसके मुकाबले में। इसका जो पाथ डिफरेंस है वो ये है कि ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला, इन दो फासलों को अगर आप ऐड कर लें तो आपको इनका पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो इनको नाम देते हैं, पहले नाम क्या दिए हैं यहाँ पर देखते हैं। ए बी सी डी दे देते हैं। ए बी सी एंड डी। तो बेटा ए बी प्लस बी सी ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। तो अगर ये थीटा है तो ये ए बी किसके बराबर आएगा, ये भी डी साइन थीटा आएगा, और ये भी कितना आएगा, डी साइन थीटा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, हर जगह हमें पाथ डिफरेंस ही निकालना होता है। पाथ डिफरेंस बराबर आ रहा है ए बी प्लस बी सी, दोनों किसके बराबर हैं, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो बेटा पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2d साइन थीटा। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ठीक है जी। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 2d साइन थीटा आ गया। कितना आ गया बेटा, थोड़ा सा बढ़ा के करिएगा इस काम को, जैसे मैंने किया है ना अभी, कि नाम दें इनको आप ए बी सी डी, और फिर शो करके दिखाएं ट्राइंगल से कि ट्राइंगल ए बी सी डी में भी पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है और बी सी बी किसके बराबर है, डी साइन थीटा है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया 2d साइन थीटा के। और मान लीजिए यहाँ इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है, हमें यहाँ ब्राइट नज़र आ रहा है। हमें यहाँ क्या नज़र आ रही है, लाइट ब्राइट नज़र आ रही है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हर जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ही काम करते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा, जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
पाथ डिफरेंस कितना होता है, m लैम्डा। m लैम्डा। तो ये भी पाथ डिफरेंस इस डिवाइस का है और ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हो गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। क्लियर हुई बात? तो लाइट रे 1 ने और रे 2 में जो एडिशनल डिस्टेंस कवर किया है वो ये था, ए बी और सी, ए से बी प्लस बी से सी। इस फासले को आप निकाल दीजिए तो पाथ डिफरेंस मिल गया। उस पर लाइट क्या मिली, कंस्ट्रक्टिव मिली है, तो भाई m लैम्डा रख देंगे। अगर डिस्ट्रक्टिव का कहते तो m प्लस हाफ रख देते, लेकिन हर जगह वो m प्लस लैम्डा की ही बात करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 2d साइन थीटा। इस लॉ को क्या कहते हैं, ब्रैग्स लॉ कहते हैं। ये चीज़ MCQs में आती है। ठीक है बेटा, तो आज हमारा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डायफ्रैक्शन बाय एक्स रेस दोनों कवर हो गए हैं। इनकी थ्योरी पढ़ लीगा। लास्ट ईयर आई थिंक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ चुका है। इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूटन रिंग्स हैं, जो हम कल की क्लास में करेंगे, सॉरी कल नहीं परसों की क्लास में करेंगे। न्यूटन रिंग्स और यंग डबल स्लिट, इन दो टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है बेटा। यंग डबल स्लिट की लैंग्वेज थोड़ी कम कर लीगा, ये दो बार एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लीगा बेटा, वरना एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, ये जो है ना ये एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, बस ये काफ़ी है। सही है जी। चलें बेटा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह अगर क्लास हुई तो मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा। तो इतवार को तो घर पे ही होते हैं ना? जी सर।